जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए साइंस की श्रृंखला का पार्ट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट 6 आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, काफी मजा आ रहा होगा क्योंकि अभी तक मैं प्रैक्टिस सेट 5 आपको करवा चुका हूं। आर्मी की सभी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। डेली हम 15 क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि साइंस के अभी इस पेपर में 15 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस से देखने को मिलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सारे पोर्शन इन्वॉल्व हो रहते हैं। तो दोस्तों, काफी बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे, और इन नोट्स को हर दिन सुबह उठकर आप लोगों को रिवीजन भी करना है। और वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को आती है किसी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वो प्रॉब्लम जरूर लिखें ताकि हम उसे देखकर उसे सॉल्व कर सके। दोस्तों, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। इस बार काफी टफ कंपटीशन रहना है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की तैयारी और भी बेहतर होती जा रही है। तो उस बेहतर तैयारी में भी अपनी एक शीट बुक अपने को करना है, तो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की क्लास रहेगी प्रैक्टिस सेट 6। चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम लोग कल के होमवर्क प्रश्न पर बढ़ेंगे। कल मैंने एक होमवर्क प्रश्न आप सभी को दिया था यहां से, जिसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन वहां पर हमारा होने वाला था, ये हमने होमवर्क के लिए दिया गया था कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। सभी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है 7.4। 7.4 इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोगों का आया था कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग मुझे बता रहे हैं, जो बेहद इजी और आसान सा क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन भी है, और बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा 7.4। दोस्तों, कल का ये क्वेश्चन था। चलिए आज के 15 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या होने वाले 15 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का पहला प्रश्न, जो होने वाला है बायोलॉजी से। बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, तो उन्हीं के हिसाब से आज की क्लास हम लोग मैनेज करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए रखा है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपने लाल सागर का नाम जरूर सुना होगा। तो लाल सागर में जो लाल रंग है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से हुआ है। कोई जादू नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। अलग अलग झीलों का रंग अगर बदलता है तो झीलों की रंग बदलने के पीछे किसी भी चीज का कारण होता है। ये कारण क्या है हम लोग आज जानने वाले हैं। तो यहाँ लाल सागर का लाल रंग क्या मॉस की वजह से है, शैवाल की वजह से है, कवक की वजह से है, या फिर किसी बैक्टीरिया की वजह से है। दोस्तों, कई बार आपने पढ़ा होगा कि अगर बारिश के बाद में कई ऐसे गड्ढे होते हैं हमारे घर के आसपास जहां पानी भरा रहता है, ये पानी लंबे समय तक भरा रहने की वजह से पानी सड़ जाता है, और उस सड़े हुए पानी के अंदर आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या आ जाते हैं दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया की वजह से पानी का जो कलर हो जाता है कई बार हरा हो जाता है। ये पूर्णतः हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एग्जाम में आ जाए कि पानी का हरा रंग किसकी वजह से है, तो आपको क्या बताना है? साइनोबैक्टीरिया, पानी का हरा रंग। तो पानी में जो हरा रंग होता है उसके पीछे प्रमुख कारण होगा, क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया का होगा। दोस्तों, ये बात आपको समझना है। इसके बाद हम प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि लाल सागर का लाल रंग इसमें किसकी वजह से है। सही जवाब इस प्रश्न के लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, शैवालों की वजह से कई प्रकार की शैवाल होती है। अगर हम लोग लाल शैवाल की बात करें तो लाल शैवाल होती है रोडोफाइसी नामक शैवाल। ये रोडोफाइसी शैवाल होती है। रोडोफाइसी शैवाल लाल शैवाल के नाम से जानी जाती है। लाल शैवाल के नाम से जानी जाती है। वही होती है क्लोरोफाइसी नाम की शैवाल। कई शैवाल आपने अपने घर के चारों ओर देखा होगा, जहां लंबे समय तक पानी भरा रहे वहां पर हरे रंग की शैवालें उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इन शैवालों का जो ग्रुप है, वर्ग है, उसका नाम है क्लोरोफाइसी, जो हरे रंग की शैवाल मानी जाती है या हरी शैवाल मानी जाती है। ये भी फोटोसिंथेसिस करने वाली होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। एक होती है फायोफाइसी शैवाल, और फायोफाइसी शैवाल को हम लोग कहते हैं ब्राउन एल्गी या फिर भूरी शैवाल। भूरी शैवाल किसे कहेंगे? तो भूरी शैवाल कहा जाता है फायोफाइसी। दोस्तों, तो यहां मैंने एक क्वेश्चन के लिए इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए। अब ध्यान रखना है, लाल सागर में जो लाल शैवाल होती है, इस लाल शैवाल का नाम क्या है। तो आपको अपने नोट्स निकालना है। क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ? दोस्तों, अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती किए जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ एक दिन में 15 क्वेश्चन ही तो लिखना है आपको, और उन 15 क्वेश्चंस के जो फैक्ट में एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम डेली क्लासेस तो नहीं देख सकते,
ये क्लासेस कुछ समय के बाद मैं हटा दूंगा चैनल से, इसलिए अपने नोट्स बना ले, ये वीडियो आपको दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए अभी ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते चले मेरे साथ। दोस्तों लाल सेवाल कौन सी है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसकी वजह से लाल सागर लाल अंग है, तो इसका नाम होने वाला है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम आपको लिखना है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। दोस्तों जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, पार्थ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीजें बताई जा रही है। तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नाम का जो शैवाल है, ये रेड शैवाल है, रोडोफाइसी ग्रुप का शैवाल है, जिसकी वजह से लाल रंग होता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी क्वेश्चन में यहाँ पर बोलने वाला हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। शैवालों का अध्ययन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए अपना, शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपके एग्जाम में इस बार आने वाला प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति शेल वॉल किसकी बनी होती है, यानी शेल वॉल ऑफ फंगस मेड बाय। सेल वॉल होती है आउटर लेयर जो उसका प्रोटेक्शन करती है सेल का। तो दोस्तों जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था सेलुलोज की बनी होती है, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, वैसे ही अगर हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं कवकों की, तो कवक की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है कवक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कि कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन करना कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करना कहलाएगा। दोस्तों कवक क्या होते, तो कवक होते हैं सेप्रोफिटिक, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी यानी ये सड़ी गली मृत चीजों को के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। सेकंड थिंग आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो इनकी सेल वॉल होती है दोस्तों, सेल वॉल ऑफ फंगस, इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन नामक पदार्थ की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। एनिमल सेल में भी काइटिन आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, और कवक के अंदर जो सेल वॉल होती है वह भी काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास है हेमिसोल्लोज, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। काफी अच्छा प्रश्न है। आज मैंने आपको बोला है कि आप क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, फिर नोट्स बनाओगे तो फायदा। दोस्तों ये क्लासेस केवल और केवल आपके लिए हैं, हमें आप लोगों को इस बार वर्दी में देखना है दोस्तों, तो इस बार कसम खा लीजिए, एक प्रण ले लीजिए कि कुछ भी करना है पर इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, छोड़ दीजिए सब कुछ, कुछ प्रोग्राम अटेंड करना, या फिर आप लापता हो जाइए। मैं आपसे बोलूंगा कि पहले आपको गायब होना पड़ेगा, आप अपने कमरे के घर के कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए दोस्तों, कुछ ही महीने की बात है, और एक नए रूप में, एक नए फॉर्म में, यूनिफॉर्म के साथ लोगों के सामने आइए, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। इस बार वर्दी हमारी होने वाली है। तो सेल वॉल अगर कोशिका की बात करें तो काइटिन की बनी होगी, तो काइटिन और हेमिसोल्लोज हमारे लिए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और माइकोलॉजी का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए कि कवक द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। यहां पर पूछा गया कि जो कवक होते हैं फंगस का स्टोरेज फूड क्या होता है, स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है आपको बताना है। ऑप्शन है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तेल यहाँ पर तेल कायों के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, या अल्कोहल के फॉर्म में। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में स्टोरेज फूड क्या है, तो प्लांट में अगर भोजन का संग्रहण हम लोग देखें, तो प्लांट में भोजन का संग्रहण होता है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अगर हम लोग देखते हैं कि सभी एनिमल के अंदर, यानी कि जंतुओं के अंदर, जंतुओं में स्टोरेज फूड किस फॉर्म में होता है, तो जंतुओं में यह होगा ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, ग्लाइकोजन नामक पदार्थ के रूप में इनमें एनिमल या स्टोरेज फूड होगा। अगला हम लोग बात करते हैं शैवालों के अंदर फूड स्टोरेज किस में होता है। ये सारे फूड स्टोरेज में लिखवा रहा हूँ। शैवाल जिसको हम लोग एल्गी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एल्गी के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वह भी स्टार्च के फॉर्म में होता है, क्योंकि प्लांट के कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस यह भी करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए हमें पढ़ना है कवक या फंगस। फंगस के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो यह फॉर्म होगा यहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। एनिमल की तरह ही इनके अंदर भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है, और एनिमल की तरह ही इनके अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है। ये 2 प्रश्न है, आप बिलीव कीजिएगा अगर ये एग्जाम्स में आपको नजर आएंगे ही आएंगे दोस्तों। ये प्रश्न वो प्रश्न है हर बार जिनसे एक पेपर, हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चंस को बदल कर पूछता है आपसे।
तो इस बार हम गलती नहीं करेंगे, इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे, इस बार हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम्स में। तो ये 4 प्रश्न जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक से एग्जाम्स में स्टोरेज फूड को लेकर अगर क्वेश्चन आता है तो ये कंटेंट पढ़ लीजिएगा हमारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो रहने दीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर, तो वीडियो को अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों को आज ये वीडियो शेयर करेगा, 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेगा। ये आप लोगों को आज पहला काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि पेनिसिलिन क्या है। अब आप सभी जिसने एग्जाम्स दिया है प्रीवियस, सभी को पता है कि ये क्वेश्चन क्या है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में कॉपी हुआ है, हर बार रिपीट हुआ है, और इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बदलकर आपसे पूछा जाएगा। पेनिसिलिन क्या होते हैं आपको बताना है दोस्तों, तो इसका मैं पूरा डाटा आप लोगों को देने वाला हूं। अगर हम लोग बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन है क्या, तो आपको यहां पर एक छोटी सी कहानी याद रखना है कि 1928 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके द्वारा एक्सीडेंटली यानी कि एक शोध कार्य करते वक्त अचानक किसी दूसरी चीज की खोज हो गई। ये खोज गलती से हुई थी, एक्सीडेंटली ये रिसर्च किया गया था। गले के संक्रमण को लेकर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इनको एक नई चीज प्राप्त हुई। इस नई चीज का नाम इन्होंने पेनिसिलिन दिया। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। अब दोस्तों इनके पास एक बीमार चूहा था जिसके ऊपर इसको प्रयोग किया गया, तो वो चूहा बिल्कुल स्वस्थ होकर तंदुरुस्त हो गया। और वहां से ये चीज पता चली कि जब वो बीमार चूहा था वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम से ग्रसित था, और बैक्टीरियल प्रॉब्लम से वो ठीक हो गया इसका इंजेक्शन लगने के बाद। तो ये पेनिसिलिन क्या था? तो ये पेनिसिलिन एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखने वाला एक एंटीबायोटिक दवाई था जो सबसे पहले एक कवक से प्राप्त किया गया था, और इस कवक का नाम है, हम अगर देखें कि पेनिसिलिन किससे बनता है, तो पेनिसिलिन बनता है कवक से। और दोस्तों अगर एग्जाम में आता है कि इस कवक का नाम क्या है, तो इस कवक का नाम मैं आपको बताने वाला हूं। इस कवक का नाम मैं आपको बताने वाला हूं पेनिसिलियम नोटेटम। इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। देखिए काफी विद्यार्थी केवल कवक पढ़ लेते हैं कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, कवक से। पर हो सकता है इस बार एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ ले कि किस कवक से प्राप्त होता है, और वहां पर 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग कवकों के नाम भी दे दे, तो आपको तैयार रहना है। इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ये दवाई जो है इसका नाम है पेनिसिलिन। यह विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवाई है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई, जिसे हम लोग प्रतिजैविक दवाई के नाम से भी जानते हैं, जो बैक्टीरिया के प्रति संक्रमण को रोकती है। प्रतिजैविक दवाई, या इसको हम लोग एंटीबायोटिक दवाई के नाम से भी जानेंगे, प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक के नाम से भी आप जान सकते हैं। कई सारे जैसे घाव हो जाता है तो घाव को ठीक करने की जो दवाइयां होती है, बैक्टीरियल संक्रमण को कम करना है, तो उस वक्त एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, इतनी सारी जानकारी आप लोगों को समझ में यहाँ से जरूर आई होगी। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं, पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन होता है कवक। ऑप्शन नंबर सी 101% एग्जाम्स में आने वाला एक प्रश्न आपके सामने था। खोजकर्ता एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए अगला प्रश्न मैंने वही लिया है यहाँ पर जो एग्जाम में आएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, चार्ल्स गुडईयर, या फिर माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और विलियम हार्वे। तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1928। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1928, और याद रखना बीमार चूहा और एक्सीडेंटली हुई खोज। यानी एग्जाम, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं हमारे जीवन में कि हमारी गलतियां भी सही रूप ले लेती है, पर उन्हें सही आयाम देने के लिए चाहिए सही विचार। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली बनी दवाइयों को भी आज जो काफी फेमस है, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक दवाई है जो बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करती है। तो दोस्तों यहां पर कुछ और भी चीजें आपको ध्यान रखना है। माइकल फेराडे का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। विलियम हार्वे का नाम भी आपने सुना है। इन्होंने खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था विलियम हार्वे के द्वारा।
अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि यहाँ माइकल फेराडे के क्या क्या अचीवमेंट है। इसका सही जवाब हमारे पास आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आने वाला है। पूछा गया कि टिक्का रोग, टिक्का डिसीज किस में होता है। दोस्तों यूनिक प्रश्न है, एग्जाम्स में आया हुआ है, और यहां से मैंने कहा था बोटनी से अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पिछली बार भी आए थे, बायोलॉजी को लेकर 4 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे गए बोटनी से। काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा स्टूडेंट्स को, क्योंकि बोटनी बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। दोस्तों मैंने थ्योरी में पूरा बोटनी कवर करवाया है, थ्योरी ऑफलाइन बेसिस में। दोस्तों यहाँ ऑनलाइन में जितना हो पाएगा मैं कवर आपको करवाऊंगा। टिक्का रोग या टिक्का डिसीज किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है चावल, ज्वार, गन्ना और देखा जाए तो मूंगफली। दोस्तों टिक्का डिसीज होता क्या है आपने देखना, मूंगफली में यह डिसीज होता है, यानी कि ग्राउंड नट के अंदर टिक्का डिसीज होता है। और आप देखना मूंगफली की जो पत्तियां होती है कई बार बिल्कुल ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं, उनमें डिसीज हो जाते हैं, यानी कि ब्राउन लीफ हो जाती है, लीफ पूरी सूखने लगती है, ब्राउन लीफ हो जाती है। आपने देखा यह एक कवक जनित रोग होता है। तो मूंगफली का जो टिक्का डिसीज है दोस्तों, यह एक कवक जनित रोग है। टिक्का रोग एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। चलिए अगर इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इस कवक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूंगफली में टिक्का डिसीज फैलाने वाला कवक कौन है। तो आ सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि जरूरी नहीं कि केवल यही पूछा जाए। तो वन लाइन फैक्ट पर डिपेंडेंसी मत रखो अपनी दोस्तों, लेवल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा पेपर का लेवल, तो आपको यहाँ पर हर चीज पढ़ के जाना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कवक का नाम क्या है। चलिए मैं बता देता हूं। तो मूंगफली में जो टिक्का डिसीज फैलाने वाला कवक होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इस कवक का नाम है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। तो सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा नाम का कवक है जो मूंगफली के टिक्का डिसीज के लिए जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसके सिम्टम आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है इसमें। सही जवाब हो जाएगा सॉरी गन्ना, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। सही जवाब में यहाँ पर बताने वाला हूं आप लोगों को, इसका सही आंसर है मूंगफली। तो मूंगफली में यह रोग होता है, ग्राउंड नट का टिक्का डिसीज सभी के लिए आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक्का रोग कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि गन्ने में लाल सड़न रोग, रेड रोड डिसीज ऑफ शुगर केन, इसको हम बोलते हैं रेड रोड डिसीज ऑफ शुगर केन, किससे होता है? बॉटनी से आया हुआ प्रश्न है। और पौधों में अगर बीमारी आप पूछी जाएगी दोस्तों तो ये क्वेश्चन है, ये लेवल है, ये एग्जाम्स में आना तय है आपके लिए। पूछा जा रहा है कि गन्ने का लाल सड़न रोग। कई बार आपने देखा है कि जब आप गन्ना खाते हैं तो उस गन्ने के अंदर ऐसे रेड धारियां आपको देखने को मिलती है। उस गन्ने के अंदर आप गन्ने को अंदर से जब छिलते हैं तो उसके अंदर से रेड कलर की धारी आपको जरूर देखने को मिलेगी, वही रेड रोड डिसीज है या गन्ने का लाल सड़न रोग है। आपको पता है यह बीमारी होती है कवक से, और यह कवक जनित एक रोग है। तो मैं बताऊंगा ऑप्शन नंबर सी, किससे होता है रेड रोड डिसीज या गन्ने का लाल सड़न। फसलों में जो हमारी फसलें होती है उनमें कई प्रकार के जो रोग होते हैं कवक जनित होते हैं। तो रेड रोड डिसीज किससे होता है गन्ने में? तो ये होता है कवक से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न हमेशा हमेशा ये आया है। अभी हमने 2 डिसीज यहाँ पर कवर की दोस्तों। एक डिसीज हमने कवर किया मूंगफली का टिक्का डिसीज, मूंगफली का टिक्का रोग, और मूंगफली का टिक्का रोग भी होता है कवक से। हम दूसरा डिसीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग। तो गन्ने का लाल सड़न रोग भी इसी के अंदर आ जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये चीजें एग्जाम्स में बार बार आती है। चलिए तो यहां मैंने इसका कवक का नाम आपको बताया सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। चलिए तो आपका सवाल हो रहा होगा कि सर इसके कवक का भी नाम आप बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको बताई जाएगी, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। तो दोस्तों इसका नाम मूंगफली के टिक्का रोग का नाम हो जाएगा सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, और जो लाल सड़न होता है ना उसका नाम होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। दोस्तों लिख दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, इस कवक का नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये कवक के नेम आपको थोड़ा कंफ्यूज जरूर करेंगे, बट अच्छे से पढ़िए। वर्दी अगर लेना है तो हर चीजें आपके लिए आसान होनी चाहिए। कवक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी के सामने है और पूछा जा रहा है, लगा दीजिएगा 10 स्टार, 5 स्टार नहीं 10 स्टार, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में आया है, बार बार आया है और इस बार भी आएगा
कि मशरूम क्या है। मशरूम क्या है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, मशरूम एक प्रकार का कवक है। मैंने आपको एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें कवकों के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है नंबर 1 पर, यहाँ पर हमेशा पूछा जाता है कि मशरूम कुकुरमुत्ता क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, ये आप ही के एग्जाम में आया हुआ है और हर शिफ्ट में आता है। नंबर 2 पर अगर एग्जाम में आता है कि ईस्ट क्या है, ईस्ट या फिर इसे हम लोग कह देते हैं खमीर, तो खमीर क्या है, तो खमीर भी एक प्रकार का कवक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हम लोग देखते हैं कि जो बेकरी पर्पस में इस्तेमाल करते हैं कवकों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। केक, ब्रेड आदि को अपेक्षाकृत फुलावदार बनाने के लिए, उन्हें स्पंजी बनाने के लिए कवक का इस्तेमाल किया जाता है और ये कवक होते हैं ईस्ट या खमीर। दोस्तों कई बार आया ये प्रश्न, तो कवक मशरूम ही होगा, ध्यान रखना है, मशरूम एक प्रकार का कवक है, एग्जाम में आने वाला है। एक क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है। मैंने इसको प्रीवियस क्लास में आपको समझाया है दोस्तों। अगर आप ईमानदारी से क्लासेस पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको भरोसा दिलाया है कि ये ट्रस्ट आपका टूटने नहीं देंगे। थोड़ा ट्रस्ट कीजिए हमारे ऊपर। वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे और जिनकी संभावनाएं पूरी पूरी बनी है। केवल हम आपसे चाहते हैं कि आप ये क्लासेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि ये क्लासेस बहुत जरूरी है, ये क्लासेस सभी के लिए निशुल्क है, कोई भी बच्चा इस क्लास को देख सकता है और आने वाली वैकेंसी में यही क्लासेस आपके लिए पेड हो सकती है दोस्तों। तो इस बार का फायदा आपको उठाना है। चलिए, लिटमस किससे निकाला जाता है, तो यहाँ ऑप्शन है हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन और मशरूम। तो लिटमस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हमने दो नाम यहाँ पर पढ़े थे लिटमस के, कि लिटमस जो होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने का एक जरिया है। अम्ल और क्षार, दोस्तों आपको पता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को किस में टर्न करेंगे, लाल में, नीले को लाल में बदल देंगे। और जो क्षार होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में बदलेंगे, नीले में, यानी कि ब्लू में। ओके, ध्यान रखना है कि जो एसिड होगा ब्लू को टर्न करेगा रेड में और जो बेस होगा रेड को टर्न करेगा ब्लू में। यही क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया है। अब ये लिटमस निकाले किससे जाते हैं, तो लिटमस प्राप्त किए जाते हैं लाइकेन से। लाइकेन, या जिसे आप लिचेन के नाम से भी जानते हो दोस्तों। ये लाइकेन है क्या, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिज्म होता है किसका, कवक और शैवाल का। दोस्तों एल्गी और फंगस दोनों एक साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शी। सिनकोना की छाल से हमने कुनेन दवाई बनाई थी, कल आपको मैंने कल की क्लासेस पढ़ाया और मलेरिया का इससे उपचार हुआ था। और वही हमने देखा कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, इससे हमने कुनेन बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कुनेन से हम लोग मलेरिया को ठीक करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो क्या इतनी जानकारी आप लोगों को यहां से समझ में आई है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल की क्लास देखिए, प्रैक्टिस सेट 5 को एक बार जरूर देखिए। कल मैंने फिजिक्स में एक छोटा सा आपको थ्योरी सेक्शन समझाया था, नाम था इसका सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। दोस्तों पृष्ठ तनाव मैंने कहा था कि एक ऐसी टेंडेंसी लिक्विड की जिसमें वो कम से कम जगह घेरता है। जैसे पानी की बूंदे गोल क्यों होती है, अगर आप पानी को फर्श पर फैला दे तो पानी कुछ समय के बाद में अपना लिस्ट एरिया कवर कर लेता है चारों तरफ से, क्योंकि उसके अंदर एक बल पाया जाता है। इस बल का नाम है कोहेसिव फोर्स, यानी कि ससंजक बल। और इस ससंजक बल की वजह से पानी की बूंदे क्या होती है, गोलाकार रूप में हो जाती है, क्योंकि वो कम से कम जगह घेरता है। तो हमने देखा था कि पानी की बूंदे गोल होना, या फिर जब हम शेविंग ब्रश को किसी पानी में डुबोते और निकालते हैं तो पानी के अंदर उस बल की वजह से वो सारे हेयर आपस में चिपक जाते हैं। तो शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपकना भी क्या है, ये है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए। क्या कारण है, सरफेस टेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया है। पतली सुई का पानी में तैरना, मच्छरों के लार्वा का तैरना, ये सभी उसी के एग्जाम्पल है। चलिए अगला है फिजिक्स के द्वारा आया हुआ। देखिए मैं वो सभी आप लोगों को वेटेज में क्वेश्चन ले रहा हूं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। चलिए आप मुझे कमेंट्स लिखिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैथ की मैराथन भी आपको मिल जाए, जिसमें सभी अरिथमेटिक और एडवांस मैथ का आपको रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर आप चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कि कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है आप लोगों को कि यस हम चाहते हैं कि मैथ की मैराथन हो, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप शेयर करते हैं, और आज का टारगेट है मेरा 100 लाइक्स का,
और भी ज्यादा आप दे सकते हैं। अगर होता है तो मैं बहुत जल्दी प्लान करूंगा कि हो सकता है इस सैटरडे तक आपको मैथ का मैराथन मिल जाए, उससे बाहर भी कुछ नहीं जाना है दोस्तों। तो आप अगर चाहते हैं तो जो मैंने काम बताया है वो आप जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, यानी कि जिसे हम लोग कैपिटल जी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आपको सभी को पता होगा, इसका सही जवाब है न्यूटन। न्यूटन के द्वारा गति के नियमों को भी दिया गया था। गति के नियम किसने दिए? तो दोस्तों ध्यान रखना है, गति के नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए। और कितने नियम थे? तो 3 नियम यहाँ पर थे, हम लोगों ने पढ़े हैं इनको। एग्जाम में अगर आ जाता है कि ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए, तो ग्रहों के गति के नियम अगर हम देखें तो ग्रहों के गति नियम दिए थे केपलर ने। किसने दिए थे? केपलर के द्वारा ग्रहों के गति नियम दिए गए थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? कोपरनिकस। गैलीलियो का नियम भी न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। और आइंस्टीन ने, आपको पता है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको लिख लेना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। E बराबर mc²। दोस्तों एनर्जी को लेकर बहुत ही प्यारी बात इन्होंने बताई थी। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए, यहां पर मैंने चारों के बारे में बताया, सही जवाब है न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है बताना है दोस्तों। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को टेंशन नहीं लेना, मैं हर चीज का मीनिंग आपको बता रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है कि हमारी अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा हाई ग्रेविटी है। हाई ग्रेविटी है। क्या कोई भी वस्तु हम लोग यहाँ से फेंकें और वो हमारे ग्रेविटेशनल जोन, मान लीजिए यहां तक हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, इसके बाहर हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जी बराबर 0 हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि हम किसी वेग के साथ किसी वस्तु को ऊपर फेंके कि वो हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चले जाएं? तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल ये संभव है, पर कब? जब हम उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मतलब समझिए, पलायन वेग का मतलब है वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जोन को पार कर जाती है, क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का। एग्जाम से नहीं भी ये भी आ सकता है कि चंद्रमा का कितना होता है पलायन वेग। चंद्रमा का पलायन वेग दोस्तों आपको बताना है, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमारी संस्था रियल कंटेंट देने में बिलीव करती है। दोस्तों यहाँ हम दिखावा इतना तो नहीं कर पाते हैं, आप सभी जानते हैं हमें, हमारी वास्तविकता को, बट दिल से पढ़ाते हैं और दिल से मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी, मैं आपसे बोलूंगा कि आप प्लीज कंटेंट को पहचानिए। यहाँ एक बिल्कुल सटीक कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, और उसी जिसकी डिमांड बच्चों को होती है आपको उस पर ध्यान देना है, पढ़ते रहना है। मैंने कहा है कि आप इसके नोट्स बनाइए, लापरवाही मत कीजिए। इस बार आपको फौज की जॉब के लिए कोई नहीं रोक सकता, आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं रोक पाओगे। मैंने कहा है कि आप जितना हम कह रहे हैं उतना कीजिए, रिटर्न पर ध्यान दीजिए। अभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का पलायन वेग आप सभी के सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आ भी चुका है और हमने इसको एक सेशन में कंप्लीट भी किया है दोस्तों। तो पास्कल क्या है? आर्द्रता, दाब, वर्षा या तापमान। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दाब को, यानी कि प्रेशर क्या चीज है। तो इकाई क्षेत्रफल पर या यूनिट एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो है दाब, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर पहुंचाओ जो बच्चे घर से निकल नहीं पाए किसी मजबूरी के कारण। तो उनके दो जो सब्जेक्ट है और तीसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बोला है कि अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मैथ की क्लासेस लूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आने जरूरी है मेरे लिए। अगर मुझे लगा कि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं
तो सैटरडे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा पूरे अरिथमेटिक और एडवांस के आपके लिए, जो एग्जाम्स को सटीक बनाएंगे आपकी। तो फिर टेंशन किस बात का जब हम आपके साथ हैं। ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर पहुंचाइए जो घर से नहीं निकल पाए किसी चीज के अभाव में, जो किसी मजबूरी की वजह से घर बैठे हैं। दोस्तों निःशुल्क कक्षाएं हैं, इसका फायदा आपको उठाना है पूरा पूरा। अब हम बात करते हैं दाब का फार्मूला क्या है। तो दाब का फार्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। इसका यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया मास इंटू एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दोस्तों ध्यान रखना है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दाब। दाब किसकी, पास्कल किसकी इकाई है, इसका एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल, जो आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आज के सेशन का। अगला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब, केमिस्ट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन है, धनायन कब बनेगा। देखो धनायन और ऋणायन बनाने के लिए ध्यान रखना है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करे। अब जब इलेक्ट्रॉन दान किया जाएगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज भी डोनेट किया जाएगा। डियर फ्रेंड आप लोगों को मेरी बात सुनना है ध्यान से, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो उसके साथ में उसका नेगेटिव चार्ज भी डोनेट किया जाता है। और जब नेगेटिव चार्ज को डोनेट किया जाएगा तो नेगेटिव चार्ज की कमी होगी और पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा प्रेजेंस हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा, धनायन बनेगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लें, यहाँ पर इसको कैटायन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन को गेन के करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज को भी गेन करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनना है, इसका मतलब यहाँ पर बनना है ऋणायन। क्या बनना है दोस्तों, ऋणायन। और ऋणायन को हम लोग एनायन के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो धनायन कब बनेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं, जब दान करेगा। तो दान कहां पर है देखिएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सीओडी यहाँ पर है, परमाणु पर बाहर से धनावेश या परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। चलिए सटीक जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आपको आया होगा दोस्तों, बस इतना ध्यान रखें और रिवीजन करें। आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और जिसका जवाब मुझे आप होमवर्क कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य जो संगठक गैस है वो कौन है। यहाँ पर लिखा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इनके जवाब दीजिएगा। यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन विथ फॉर्मूलेज मुझे बताना, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको मुझे जवाब देना है। दोस्तों क्लासेस कैसी लगी, आपके वो कमेंट नहीं आ रहे कि मैंने आपसे डेली पूछा क्लासेस कैसी लगी, आप जवाब नहीं देते। कमेंट में जाइए और लिखिए क्लासेस कैसी लगी, थोड़ा सा एक फीडबैक दीजिए, कुछ सकारात्मक चीजें जो हमें और मोटिव करे आपके लिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लासेस में। अपना ख्याल रखें और अपनी अच्छे से पढ़ाई चलने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।